नमस्कार। विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन रखें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। और एक बात और कि लाइक करना व कमेंट करना नहीं भूलिएगा, उससे फीडबैक मिलता है। बात करेंगे बिहार की सियासत में अ, सरगर्मी पैदा करने वाले, हलचल पैदा करने वाले उस प्रशांत किशोर की, जो अभी तक चुनाव लड़ाते रहे लेकिन अब सीधे मैदान में कूद रहे हैं। और नवरात्र शुरू होने वाला है, इसी नवरात्र में वो करने जा रहे हैं बड़ा खेल। जहां एक तरफ एनडीए और महागठबंधन में अभी तक टिकटों का बंटवारा तो दूर, आपस में ही सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। वहां पर इन्होंने अपनी पूरी लिस्ट तैयार कर ली है और नवरात्र में किसी भी समय 243 सीटों पे अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर सकता है। पीके रणनीतिकार रहे हैं चुनावी, और सारी चीज़ों को जानते समझते, अब तो पूरे बिहार को उन्होंने घूम लिया है। वो ये जानते हैं कि यदि हम पहले कैंडिडेट डिक्लेयर करते हैं तो विरोधियों की स्ट्रेटजी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। जैसे ही ये मजबूत कैंडिडेट किस जात, किस धर्म, किस क्षेत्र के उतारते हैं, वैसे ही जो एनडीए गठबंधन है और महागठबंधन है, उसने जो पहले से प्लान किया होगा, उसके समीकरण गड़बड़ाएँगे। तो उसे अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ सकती है। दूसरी बात, ये कैंडिडेट्स जिनको चुनाव लड़ना है, वो हमेशा से इस बात के पक्षधर रहे कि जिसको भी टिकट देना है, आप जल्दी ऐलान कर दीजिए ताकि उसको तैयारी का मौका मिले। ऐन मौके पे कोई भी पार्टी हो जब ऐलान करती है, तो जो कैंडिडेट्स होते हैं, उनको बहुत दिक्कत होती है तैयारी में। तो प्रशांत किशोर ने क्षेत्रवार और सीटवार बहुत मंथन किया है और इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि कहाँ पे कैसा कैंडिडेट देना चाहिए। तो उसी हिसाब से वो कैंडिडेट डिक्लेयर करने वाले हैं। और महागठबंधन की स्थिति ये है कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जो शुरू में बढ़त लेते हुए दिखाई दे रहे थे, वोटर अधिकार यात्रा निकाल करके, और अब बिहार अधिकार यात्रा निकाल रहे थे, वो अब पहले के मुकाबले थोड़ा डाउन दिख रहे हैं। वजह क्या है? वजह ये है कि जो तेजस्वी यादव हैं, वो घर में ही घिर गए हैं। संजय यादव जो उनके सलाहकार हैं, उन्होंने घर में ही कई फाड़ करा दिया है। 2 फाड़ नहीं, 1 फाड़ तो तेज प्रताप यादव पहले ही उनको पार्टी और उस परिवार से निकाला जा चुका, वो तो हो ही चुका था। अब तो बहन रोहिणी आचार्य, जो कि पापा के लालू प्रसाद यादव के अत्यंत नज़दीक है, और माना ये जाता है कि जो वो कह रहे हैं वो लालू प्रसाद यादव को इसमें सहमति है। उन्होंने जिस तरीके से पोस्ट डाला एक-एक करके, फिर जो है अपने अकाउंट को प्राइवेट किया और फिर ये भी बताया कि मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। फिर ये भी बोलना पड़ा कि स्वाभिमान सबसे ऊपर है और जो बेटी और बहन के रूप में मैं कर सकती थी, वो किया और मुझे उस पे गर्व है। तो ये सारी चीज़ें इस बात को इंगित कर रही हैं कि लालू यादव के घर में तो छिड़ गई है महाभारत। उसको सँभालना अब लालू यादव के लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा है। अंदाज़ा लगाइए कि तेजस्वी यादव से किसी को मिलना है और वो डिसाइड कर रहे हैं संजय यादव, टिकट चाहने वालों की भीड़ लगी है, लालू प्रसाद यादव कुछ नहीं कर सकते कि सब कुछ वहाँ से डिसाइड हो रहा है। सैद्धांतिक रूप से ये तेजस्वी यादव और संजय यादव मिल करके डिसाइड कर चुके हैं कि अब लालू परिवार से किसी को विधानसभा चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा। इसको लेकर के तेजस्वी यादव से सवाल पूछा गया था तेज प्रताप के कॉन्टेक्स्ट में। तो उन्होंने इसका बड़ा सधा हुआ जवाब दिया कि राजद से, राष्ट्रीय जनता दल से वही तो चुनाव लड़ेगा जो पार्टी का मेंबर होगा। कहने का मतलब ये कि तेज प्रताप यादव तो पार्टी से निकाले जा चुके हैं, वो तो पार्टी में है ही नहीं, तो वो कैसे आरजेडी से चुनाव लड़ सकते हैं। अब बात आती है रोहिणी आचार्य की। रोहिणी आचार्य तो हैं, अब रोहिणी आचार्य हैं लेकिन उनको लड़ाना नहीं चाहते हैं। इसीलिए तो ये सारी कलह और महाभारत इसीलिए तो हो रही है। रोहिणी आचार्य 2024 का लोकसभा चुनाव सारण से लड़ी थी, राजीव प्रताप रूडी से हार गई थी। अब विधानसभा चुनाव आ रहा है तो हो सकता है कि उनमें ये अंदर से महत्वाकांक्षा हो कि मैं चुनाव लड़ूं, लेकिन तेजस्वी यादव को ये सलाह दी गई है कि इस लालू परिवार से और कोई चुनाव नहीं लड़ेगा ताकि परिवारवाद का आरोप न लगे। लेकिन असल मंशा कुछ और है। संजय यादव जो है वो तेजस्वी यादव का राइट हैंड बन करके, चाहे सत्ता में आए तो और चाहे विपक्ष में आए तो वो बन करके रहना चाहते हैं, उसी हिसाब से रणनीति तैयार कर रहे हैं। खैर, अब बात करते हैं इधर एनडीए की। एनडीए में क्या हो रहा है? एनडीए में भी सीट डिसाइड नहीं हो पा रहा अभी तक तो यही नहीं पता चल रहा है किसको कितनी सीटों पर लड़ना है। ठीक है, सोर्सेज के हवाले से ये बातें आ रही, प्रारंभिक बातचीत हुई है। अभी अमित शाह जब गए थे
बिहार, तो उनकी नीतीश कुमार से मीटिंग हुई थी और 100 प्लस इन दोनों पार्टियों को और 25 से 28 सीट आ रही है या 20 से 25 सीट मान लीजिए लोजपा रामविलास को, चिराग पासवान को, और बाकी को 5-7 सीटें। ऐसी बातें आ रही हैं। लेकिन जब आप डिक्लेयर बताएँगे कि इतनी-इतनी सीटों पे लड़ना है, फिर आंतरिक कलह सामने आती है, फिर वो अपना टिकट डिसाइड करेंगे, अपना कैंडिडेट डिसाइड करेंगे, उसमें टाइम लगता है। तो प्रशांत किशोर की रणनीति ये है कि हम आपका इंतज़ार नहीं करेंगे। हम जो है कैंडिडेट पहले दे रहे हैं, उसके बाद से आपने जो अभी तक समीकरण बना रखा है, अभी तक जो सोच रखा है, उसको बदल डालिए। प्रशांत किशोर के साथ एक और ख़ास बात है। अभी तक वो चुनाव मैदान से बाहर रह कर के चुनाव लड़ाते थे। अब की बार खुद चुनाव लड़ रहे हैं और बड़े आत्मविश्वास से लबरेज हैं वो। तो सिर्फ़ आरजेडी या महागठबंधन पे नहीं, वो सब पे वार कर रहे हैं। और जब भी वो इंटरव्यू दे रहे हैं, तो जिसकी जो ख़ासियत है, चाहे वो विरोधी ही क्यों ना, उसको बताने से नहीं चूक रहे हैं। जैसे लालू यादव को लेकर के सवाल पूछा गया उनसे, तो उन्होंने कहा कि बेशक उनके राज में भ्रष्टाचार रहा, रोज़गार और पलायन रोकने की बेरोज़गारी और पलायन रोकने के लिए कोई काम नहीं किया गया, वो सारी बातें थी, शासन ठीक नहीं था। लेकिन दबे-कुचले, वंचित, पिछड़े जो थे, उनको आवाज़ तो उन्होंने दी। ठीक इसी तरीके से राहुल गांधी के संदर्भ में पूछा गया कि क्या वो नरेंद्र मोदी का विकल्प बन सकते हैं, तो वो ये भी कहते हैं कि विपक्ष के नेता है वही तो विकल्प बनेंगे, और कौन विकल्प बनेगा। विकल्प बनने की सारी संभावनाएं उसमें है, बन पाते हैं नहीं बन पाते हैं, अब ये देखने वाली बात होगी। ऐसे ही और लोगों को भी लेकर के पूछा गया, पीएम मोदी को लेकर के पूछा गया, बीजेपी को लेकर पूछा गया, बहुत साफगोई से बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार का जो इतना विरोध कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यदि नीतीश और तेजस्वी में से चुनने की बारी आएगी तो हम नीतीश को चुनेंगे। साथ में ये भी जोड़ देते हैं कि वो नवंबर में जब रिजल्ट आएगा उसके बाद वो मुख्यमंत्री नहीं होंगे, क्योंकि उनका जो स्वास्थ्य इस लायक है ही नहीं। और यदि उन्होंने सुराज जो पहले वाले रिजिम में और दूसरे रिजिम में चलाया था, यदि कंटिन्यू किया होता तो उनसे बढ़िया मुख्यमंत्री नहीं होता, इतिहास में नाम लिखा जाता। तो बातें साफ-साफ कर रहे हैं। इधर तेजस्वी को धार पे लिए हुए हैं। 9वीं फेल एक बार नहीं कई बार दोहराते हैं। अभी उन्होंने पेन फेंक करके बाँटा है, उसको लेकर के वो इश्यू बनाए हुए हैं। और इधर सम्राट चौधरी को 7वीं फेल बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 3 बार ये नाम बदल चुके। दिलीप जायसवाल को भी धार पे लिए हुए हैं। किसी को वो नहीं छोड़ रहे हैं। और अशोक चौधरी जो कि नीतीश कुमार के अत्यंत नज़दीकी हैं, अभी 200 करोड़ की ज़मीन की खरीद फरोख्त को लेकर के उन्होंने खुलासा किया है और कहा कि जांच करा लीजिए और मुझे जेल भेज दीजिए यदि मैं गलत बोल रहा हूं तो। अशोक चौधरी क्या बात करेंगे। अशोक चौधरी के बॉडी लैंग्वेज से लगता है कि नीतीश कुमार की नज़दीकी का वो फायदा उठा रहे हैं। बेटी को लोजपा से उन्होंने सांसद बनवाया, चुनाव लड़ाया, और अब जो है दामाद को लड़ाना चाहते हैं चुनाव, और साथ में जो है प्रॉपर्टी भी खूब बना रहे हैं। तो ये सारी बातें छिपती थोड़ी ही है। नीतीश कुमार के निजी तौर पर ईमानदार रहने से क्या होता है। यदि आपके इर्द गिर्द के लोग पैसा बनाने में लगे हुए हैं तो उसकी आंच तो आप तक भी आती है। और यदि आप सब कुछ जानते हुए भी उसको इग्नोर कर रहे हैं तो आप अपनी जिम्मेदारी से कैसे बच सकते हैं। ईमानदार प्रधानमंत्री तो मनमोहन सिंह भी कहे जाते हैं, लेकिन क्या हुआ था यूपीए 2 के रिजिम में, भ्रष्टाचार का बोलबाला था, पॉलिसी पैरालाइसिस हो गई थी और इतना बड़ा अन्ना का आंदोलन खड़ा हुआ कि उनकी सरकार की विदाई हो गई थी। ठीक उसी तरीके से निजी तौर पे जब आप सार्वजनिक पब्लिक डोमेन में हैं और सार्वजनिक पद पे बैठे हुए हैं तो ईमानदार रहना एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपके नाक के नीचे यदि बेईमानी हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है और आप उसको नहीं रोक पा रहे तो ये आपकी विफलता मानी जाएगी। बहुत साफ गोई से उनको भी घेर लेते हैं। अब अपने बारे में जब पूछा जा रहा है कि आप क्या करने वाले हैं, तो कहा इंतज़ार कर लीजिए, हम 243 सीटों पर लेकर के कैंडिडेट आ रहे हैं और नवरात्रा में हम डिक्लेयर कर देंगे। तो वोट कटवा को लेकर के सवाल पूछा गया कि काशीराम ने कभी कहा था कि पहला चुनाव हारने के लिए, दूसरा हराने के लिए और तीसरा जो है वो जीतने के लिए लड़ा जाता है। तो उसका भी बहुत अच्छा उन्होंने जवाब दिया। वो कह रहे हैं कि काशीराम जी ने काफ़ी अनुभव से ये बात कही होगी और इसमें दम भी है। लेकिन जिस समय उन्होंने ये बात कही थी उस समय सोशल मीडिया का दौर नहीं था। जो बातें पहले बहुत देर से पहुंच पाती थी वो अब सेकेंडों और मिनटों में पब्लिक डोमेन में पहुंचने लगी है। लिहाजा परिस्थितियां बदल गई है और मैं वोट काटने के लिए नहीं, जीतने के लिए चुनाव मैदान में हूं। तो जो इनका कॉन्फिडेंस है कि आप देखिए, ये पूछा जा रहा है कि आप अभी तक तो रणनीति बनाते थे,
अब चुनाव मैदान में तो कह रहा है कि रणनीति बनाते थे और चुनाव मैदान में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। ये कहते थे कि ये कैंडिडेट का स्टेचर होना चाहिए, इस वर्ग से होना चाहिए, ये वहाँ की ज़मीनी स्थिति है। अब मुझे खुद को वहाँ पर उतारना है, लोगों के बीच में गया हूँ, लोगों से कनेक्ट हुआ हूँ, तो वो जो कॉन्फिडेंस है, वो उसी का कॉन्फिडेंस दिख रहा है। और एक और बात बोल रहे हैं वो, कि यदि मैं कोई भी आरोप गलत लगा रहा हूँ, तो आप मेरे खिलाफ कार्रवाई करने से मत चूकिएगा। तेजस्वी यादव को भी चैलेंज कर रहे हैं, सम्राट चौधरी को भी चैलेंज कर रहे हैं, जिस पे भी वार कर रहे हैं उस सबको चैलेंज कर रहे हैं और रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। हालांकि सोशल मीडिया से चुनाव नहीं जीता जाता है, लेकिन सोशल मीडिया से माहौल तो बन ही जाता है। तो ये जो प्रशांत किशोर ने जब अब स्ट्रेटजी बनाई है कि इन दोनों गठबंधनों से पहले नवरात्र में हम अपने कैंडिडेट दे देंगे, इसका क्या दूरगामी नतीजा होगा, ये देखने वाली बात होगी। दूसरी बात ये होगी कि जो वो कैंडिडेट उतार रहे हैं, उसमें उन्होंने सामाजिक संतुलन का कितना ध्यान रखा है, क्योंकि उन्होंने कोई पद स्वीकार नहीं किया है। जो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, वो अलग बनाया, जो प्रदेश का अध्यक्ष बनाया, वो अलग बनाया। ये बात अलग है कि वो जन सुराज के वही चेहरा है, लेकिन साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि मुझे सीएम नहीं बनना है। तो ये जो आदर्शवादी पुट लेकर के चल रहे हैं, क्या राजनीति के वास्तविक धरातल पे जब उतरते हैं तो वैसे ही बने रहेंगे? क्योंकि एक प्रयोग दिल्ली में हुआ था। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल ने प्रयोग करने की कोशिश की थी, लेकिन वो प्रयोग इतना बुरी तरीके से फ्लॉप हुआ कि कह रहे थे कुछ, किया कुछ। वैसे क्या पीके जब वास्तविक राजनीति में घुसेंगे, चुनावी राजनीति में घुसेंगे, तो इस चीज़ को सँभाल पाएँगे? क्योंकि उनका मुद्दा दूसरा है, उनका मुद्दा पलायन है, बेरोज़गारी है, बिहार का विकास है और वो इसी पे चोट कर रहे हैं कि हम ये चाहते हैं कि हमारी सरकार बने और मैं इन चीज़ों को रोक दूँ। बिहार के लोग जो जा कर के प्रधानमंत्री और को गाली-गलौज को लेकर के जब सवाल पूछा गया, तो वो ये कह रहे हैं कि इस गाली-गलौज में दोनों एक-दूसरे को गाली देते हैं, राहुल गांधी प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री राहुल गांधी को। लेकिन जो बिहारी यानी बिहार के लोग जा कर के दूसरे प्रदेशों में गाली सुनते हैं, उसकी चिंता कौन करेगा? यहाँ तो आप वोट की राजनीति कर रहे हैं, उनकी चिंता कौन करेगा? तो मुद्दे तो बहुत वो सीरियसली और गंभीर उठा रहे हैं। अब देखना ये है कि जैसे ही वो नवरात्र में अपनी लिस्ट जारी करते हैं, उसके बाद ये दोनों गठबंधन हैं, उनमें क्या खलबली मचती है और वो अपनी स्ट्रेटजी में क्या बदलाव करते हैं। और जब चुनाव होते हैं, तो प्रशांत किशोर उर्फ पीके बिहार में कुछ कर पाते हैं या सिर्फ ये जो उनका पूरा प्रचार तंत्र है, सोशल मीडिया तक ही है? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।